मैं एक किसान परिवार से रहा हूँ, किसान परिवार का बेटा हूँ। हमारे पास खेती एक जरिया थी, तो किसानों का दर्द जो है वो कहीं न कहीं बहुत नज़दीक से देखा है। लेकिन किसान एक ऐसा व्यक्ति है जो उगाता तो खुद है, लेकिन उसका भाव जो है वो मंडियों में जाके कुछ लोग तय करते हैं, ना कि किसान तय करता है। तो मोदी जी ने ये चाहा था कि एक हम तीसरी कोई व्यापारी वर्ग डायरेक्ट अगर किसान से खरीदना चाहता है, सपोज करो आपका मंडी में बिक रहा है 10 रुपए, अगर मैं खरीदना चाहता हूँ प्राइवेट 15 रुपए, तो मैं आपकी खरीद सकता हूँ। तो उसमें प्रॉब्लम कहाँ थी भाई? एक ही चीज पे किसान बंधा ना रहे, अपनी जो फसल है उसको अलग अलग किसी भी प्लेटफॉर्म पे बेच सके, तो ये उसके लिए उनकी ये योजना थी। तो एमएसपी मांग को लेके भी क्यों नहीं मतलब सरकार ने मांगे मानी किसानों को? वही है मिनिमम सेलिंग प्राइस, तो उस पे भी सरकार क्यों नहीं बयान दे पाई, ये बताइए। आप पिछली सरकारों में कितना एमएसपी बढ़ा है और इन सरकार में कितना परसेंटेज एमएसपी बढ़ा है? अगर पूरे इंडिया के किसानों को देखेंगे तो उत्तर भारत का जो किसान है, जिसमें आपका हमारा पंजाब आ गया, हिमाचल आ गया, हरियाणा आ गया, दिल्ली आ गया, ये एक अलग तरह का फार्मर है। आप नॉर्थ ईस्ट जाइए, नॉर्थ ईस्ट में मंडी नहीं है आज के दिन भी। हम त्रिपुरा थे, त्रिपुरा में 5 रुपए में पाइनएप्पल बिक रहा था। उस टाइम गजेंद्र शेखावत जी हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री, कृषि मंत्री, उन्होंने वहाँ कुछ कंपनियों से बात की, भाई ये इससे तो किसानों का बहुत लॉस है भाई, वहाँ 100 रुपए, यहाँ से 5 रुपए की चीज जाते जाते 100 रुपए की हो जाती है। उन्होंने प्रधानमंत्री जी को कहा, एक तो रेल के माध्यम से भाई हमें कनेक्टिविटी किसानों के लिए, किसान रेल चलाने का जो प्रयास हुआ नॉर्थ ईस्ट से और इधर दिल्ली तक भी किसानों का जो प्रोडक्शन है वो उसको वहाँ पहुँचाया जाए आराम से। हमारे एशिया की सबसे बड़ी मंडी आजादपुर मंडी, एप्पल लेके जाइए, कुछ भी लेके जाइए, तो उस मंडी में आज भी क्या है, आज के दिन भी आड़ती जो है आपको एक थैला लेंगे, एक थैले में हाथ डाल देंगे और उसमें उनकी गिट पिट होती है तो अपनी उंगलियों के अनुसार। अगर वो 2 रुपए तय कर दिया, 3 रुपए तय कर दिया, 5 रुपए तय कर दिया, तो तीनों आड़ती चारों आड़ती वही फिक्स कर देंगे। अगर वो फिक्स कर देंगे तो किसान तो एक बार वहाँ मंडी में ले गया तो वापस कैसे करेगा? तो अगर उसी का अगर कोई बाहर का एक्सपोर्टर या बाहर का कंपनी या केरला का व्यक्ति या बॉम्बे का व्यक्ति कहता नहीं जी 2 रुपए नहीं 10 रुपए में मैं दूंगा, किसान उसको बेचेगा तो उसको फायदा हो गया, नुकसान हो। जबकि वहीं पे कुछ कंपनियों ने एमओयू किया उन किसानों के साथ में कि उसका जो चिप्स वाला आलू है वो बड़ा आलू होता है जी, अगर उसी का चिप्स वाली कंपनी उनके साथ एमओयू करे तो उनका आमदनी बढ़ेगी। सर, मैं आपकी हर बात के साथ सहमत हूँ, लेकिन मैं पूछना ये चाह रही हूँ, किसान इस चीज़ों से सहमत क्यों नहीं होते? इन फैसलों से किसान एग्री क्यों नहीं करते? नमस्कार, मैं हूँ आपकी होस्ट हे ढिल्लों। आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ एक ऐसे शख्स के साथ जो कि एक किसान नेता भी हैं और साथ ही साथ डिजिटल एग्री न्यूज़ मैगजीन के फाउंडर भी हैं। तो चलिए बातचीत का सिलसिला आज हम उनके साथ करते हैं। नमस्कार सर। सर, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगी कि आपने जो मैगजीन की बात की है, आप जिस मैगजीन के फाउंडर हैं, डिजिटल एग्री न्यूज़ मैगजीन, तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि इस मैगजीन निकालने का आपका मोटिव क्या है और आपके माइंड में कैसे आया कि आप इस तरीके की कोई मैगजीन लेके आए? सबसे पहले क्या है, मैं एक किसान परिवार से रहा हूँ, किसान परिवार का बेटा हूँ और मेरे फादर मिलिट्री में थे और जब 12 रुपये तनख्वाह होती थी तो उस टाइम उन्होंने मिलिट्री में नौकरी की और यूएनओ भी वो लड़ाई के लिए गए जी। उसके बाद उन्होंने जब हमारे पास खेती एक जरिया थी, तो परिवार के पास खेती ही एक जरिया थी आय का जी, तो मैंने वो किसानों का दर्द जो है वो कहीं ना कहीं बहुत नज़दीक से देखा है। सिर्फ किसान ही एक ऐसा वर्ग है जो अपने किसी भी प्रोडक्शन का, चाहे कोई भी व्यक्ति अगर कोई सुई भी बनाता है, कोई माचिस भी बनाता है, तो वो अपना रेट खुद तय करता है जी। लेकिन किसान एक ऐसा
व्यक्ति है जो उगाता तो खुद है, लेकिन उसका भाव जो है वो मंडियों में जाके कुछ लोग तय करते हैं, ना कि किसान तय करता है जी। तो वो जो दर्द है, या जो रात को 2 बजे भी ठंडे में जब आपका टेम्परेचर 8 डिग्री 10 डिग्री होता है, और पानी में जब रात को अपना खेत में पानी देता है रात को 2 बजे 3 बजे, जहाँ हर आदमी अपने कमरे में रजाई में होता है, तो वो दर्द बहुत नज़दीक से देखा। तो इसलिए मैं 25 सालों से सिर्फ और सिर्फ किसानों के लिए ही पूरे देश में हम काम कर रहे हैं, और मुझे वो अपनापन लगता है। बिजनेस के साथ साथ अपना किसानों के लिए दुख दर्द उनका बांटना और उनके लिए अच्छा करना हमारे सब एक हम चाहते हैं कि किसान कहीं ना कहीं हाईटेक हो, और किसान जो हाईटेक होके और किसानों को अपनी जो आमदनी है उनकी किसी न किसी तरह बढ़ाने के लिए हम तत्पर रहते हैं उनके लिए। जैसे सर आपने पीएम सर के साथ भी काम किया, अमित शाह जी के साथ भी काम किया, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हम आपके साथ बैठे हुए हैं और हमें मौका मिल रहा है कि हम आपके साथ बातचीत करें। तो उनके साथ जब आप मिलके किसानों की प्रॉब्लम्स का सल्यूशन करते थे, या फिर पीएम सर के साथ या अमित शाह जी के साथ जब भी किसानों को लेके कोई भी मतलब फैसला होता था, तो वो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा उनके साथ? क्या आप सेटिस्फाइड होते थे जो वो डिसीजन देते थे किसानों के लिए? उसमें कुछ चीज़ें जी, हर चीज को नहीं, लेकिन उसमें 1-2 चीजों से हम सहमत नहीं थे जी। बाकी वो सहमत वो था कि भाई उसमें जो कानून बना था उसमें कोई भी कंपनी अगर वो लीज पे लेती है तो उसमें लोन लेके किसान की ज़मीन में कुछ प्रोडक्शन करेगी और वो लोन ट्रांसफ़र हो जाएगा, या भाग गया तो वो किसान के ऊपर है। वो चीज़ से हम सहमत नहीं थे। बाकी किसानों के लिए उसमें इसमें ये बताइए, आप किसानों को जो मंडी का जो जरिया दिया जा रहा था, भाई एक आप आज भी मंडी में आड़ती तय करता है भाई आपका किसान का रेट क्या है। अगर आड़ती को देना है तो आड़ती को दीजिए। मोदी जी ने ये चाहा था कि एक हम तीसरी कोई व्यापारी वर्ग डायरेक्ट अगर किसान से खरीदना चाहता है, सपोज करो आपका मंडी में बिक रहा है 10 रुपए, अगर मैं खरीदना चाहता हूँ प्राइवेट 15 रुपए, तो मैं आपकी खरीद सकता हूँ। तो उसमें प्रॉब्लम कहाँ थी? किसानों को भाई एक ही चीज पे किसान बंधा ना रहे, वो अपनी जो फसल है उसको अलग अलग किसी भी प्लेटफॉर्म पे बेच सके, तो ये उसके लिए उनकी ये योजना थी। तो अगर सर हम बात कर रहे हैं एमएसपी की, है ना, क्योंकि आपने तो इन मतलब मीटिंग्स पर्सनली अटेंड की हैं पीएम सर के साथ, जितने भी एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं उनके साथ, तो एमएसपी मांग को लेके भी तो फिर क्यों नहीं मतलब सरकार ने मांगे मानी किसानों की? एमएसपी वो तो मतलब वही है मिनिमम सेलिंग प्राइस, तो उस पर भी सरकार क्यों नहीं बयान दे पाई, ये बताइए। नहीं, किसान देखो, अभी भी आप हरियाणा देख लो, पंजाब देख लो या स्टेट देख लो, आप पिछली सरकारों में कितना एमएसपी बढ़ा है और इस सरकार में, इन सरकार में कितना परसेंटेज एमएसपी बढ़ा है, आपको खुद पता चल जाएगा कि भाई हमारी सरकार ने उसको कितना ग्रोथ किया है। और किसानों के लिए आज भी हम ये चाहते हैं कि जो प्राइस हमारी सरकार ने दिया है किसी भी चीज, किसी भी किसान की किसी भी फसल का, चाहे रबी की हो या उसकी हो, तो वो मुझे लगता है पिछली सरकारों में कभी नहीं मिला। तो इसका मतलब जब आपका जो मेन मकसद है वो किसानों के लिए है, जब किसान आपके फैसलों से खुश ही नहीं है तो फिर? नहीं, ऐसा नहीं है, किसान खुश नहीं है। तो देखो, हमारा अगर पूरे इंडिया के किसानों को देखेंगे तो उत्तर भारत का जो किसान है, जिसमें आपका हमारा पंजाब आ गया, हिमाचल आ गया, हरियाणा आ गया, दिल्ली आ गया, ये एक अलग वो तरह का फार्मर है। और इनका जो फसल है या मंडी सिस्टम, मंडी के थ्रू जो जाता है वो एक अलग है। आप जो स्टेट आप नॉर्थ ईस्ट जाइए, नॉर्थ ईस्ट में मंडी नहीं है आज के दिन भी। मैं अचंभित रहा जब हमने वहाँ पे हम त्रिपुरा थे, त्रिपुरा में 5 रुपए में पाइनएप्पल बिक रहा था और दिल्ली में उसका रेट 100 रुपये था। तो 5 रुपए पाइनएप्पल वो बेचारे कहाँ बेचे? वो तो 5 रुपए में कुछ यहाँ से व्यापारी जाते अपना थोड़ा सा, उनके 5 रुपए उनका फिक्स था, ले आते। लेकिन उस टाइम गजेंद्र शेखावत जी हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री, कृषि मंत्री थे,
तो उन्होंने वहाँ कुछ कंपनियों से बात की, भाई ये तो इससे तो किसानों का बहुत लॉस है भाई, वहाँ 100 रुपये, यहाँ से 5 रुपये की चीज़ जाते जाते 100 रुपये की हो जाती है, तो उस तरह ये कैसे होगा। उन्होंने प्रधानमंत्री जी को कहा, एक तो रेल के माध्यम से भाई हमें कनेक्टिविटी किसानों के लिए, किसान रेल चलाने का जो प्रयास हुआ नॉर्थ ईस्ट से और इधर दिल्ली तक भी किसानों का जो प्रोडक्शन है, जो उनकी जो फसल है वो उसको वहाँ पहुँचाया जाए आराम से। और दूसरा उन्होंने कुछ कंपनियों से बात की कि उनको आप कम से कम फिक्स कीजिए और इसको आप चाहे एक्सपोर्ट कीजिए, सऊदी अरब कीजिए, ईरान कीजिए, इराक कीजिए, क्योंकि वहाँ डिमांड बहुत ज़्यादा है। और उसका परिणाम ये है, आज मैं दोबारा त्रिपुरा में गया और दोबारा मैं नागालैंड गया, तो वहाँ के लोग ये कह रहे थे, सर आज हमारा फिक्स 25 रुपये फिक्स है, उसके ऊपर जा सकता है लेकिन उससे नीचे नहीं आ सकता, तो किसानों को बेनिफिट मिला। तो और उसी तरह केरला का अलग तरह का किसान है, आप अंडमान का अलग है, आप कश्मीर का अलग तरह का। कश्मीर में भी कितनी मंडियाँ हैं, एक एप्पल मंडी है, उसके अलावा और कश्मीर में क्या फ्रूट नहीं है, ड्राई फ्रूट नहीं है या वो नहीं है। अब लद्दाख में हमने देखा लेबेरी एक पेड़ होता है। लेबेरी एक ऐसा है पूरे विश्व के अंदर जिसके अंदर विटामिन सी है और विटामिन डी है। विटामिन सी और डी आपको किसी फल के अंदर नहीं मिलेगी, लेकिन वहाँ जब हमने उसको देखा कि विटामिन सी और डी इसके अंदर है, तो अब उसका प्रोडक्शन हम हिमाचल का भी कुछ एरिया जो ऊपर उसके साथ लगता है उसमें भी प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है। और वो आप अब उसमें कई इंडस्ट्रीज, कुछ जो मेडिसिन बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं और कुछ प्रोडक्शन करने वाली फैक्ट्रियां, वो वहाँ अब उनसे किसानों से एमओयू कर रही है। तो किसानों से जिस दिन एमओयू होने लगेगा आपका बाईबैक, अगर किसान ही जैसे जो योजनाओं में चल रहा है भी किसान को हम ही चीज़ दे रहे हैं, उससे बाईबैक भी ले रहे हैं कि हम आपका इस रेट में वापस ले लेंगे, तो किसान को नुकसान कहाँ है। आज भी एक व्यवस्था मैं आपको बताता हूँ, आज भी अंग्रेजों के टाइम की व्यवस्था है। आज़ादपुर मंडी में आज आप कोई भी फसल लेके जाइए, हमारे एशिया की सबसे बड़ी मंडी आज़ादपुर मंडी, एप्पल लेके जाइए, कुछ भी लेके जाइए, तो उस मंडी में आज भी क्या है, आज के दिन भी आड़ती जो है आपको एक थैला लेंगे, एक थैले में हाथ डाल देंगे और उसमें उनकी गिट पिट होती है अपनी उंगलियों के अनुसार। अगर वो 2 रुपये तय कर दिया, 3 रुपये तय कर दिया, 5 रुपये तय कर दिया, तो तीनों आड़ती, चारों आड़ती वही फिक्स कर देंगे। अगर वो फिक्स कर देंगे तो किसान तो एक बार वह मंडी में ले गया तो वापस कैसे उकरेगा। तो अगर उसी का अगर कोई बाहर का एक्सपोर्टर या बाहर का कंपनी या केरला का व्यक्ति या बॉम्बे का व्यक्ति कहता नहीं जी 2 रुपये नहीं 10 रुपये में मैं दूंगा, तो किसान उसको बेचेगा तो उसको फायदा होगा या नुकसान होगा। वैसे मैंने भी सुना है कि आने वाले 2-2.5 साल में शायद पंजाब से भी आड़त खत्म हो जाएगी, क्या ये सच है? नहीं, आड़त का सिस्टम सेम चलेगा, लेकिन उसके अलावा एक पैरेलल जो है वो व्यवस्था खड़ी की जा रही है कि आप किसान को अगर आड़ती अगर आपको दबाए, आड़ती से अगर आपको ये लगे कि आड़ती मेरी फसल का दाम उचित नहीं दे रहा, तो आपके पास दूसरा माध्यम, तीसरा माध्यम, चौथा माध्यम ऑनलाइन है, आप बेच सकते हैं उसको। तो वो व्यवस्था सरकार की तरफ से की जा रही है। जी, जब आपने इतना डीपली हमें इतने अच्छे से समझाया कि जो कानून है वो किसानों के लिए है, तो फिर किसान हर बात को मतलब अगेंस्ट क्यों खड़े हो जाते हैं सरकार के खिलाफ कि ये फैसला नहीं सही, किसानों हमारे लिए ये नहीं सही? ये भी तो किसान ही खड़े होते हैं। किसान क्यों नहीं सेटिस्फाइड होते सरकार से? क्योंकि सरकार कोई पार्शियलिटी करती है पंजाब के साथ, ऐसा कुछ है या फिर क्या रीज़न है? नहीं, खाली हम इसमें पंजाब की या हरियाणा की बात नहीं करेंगे, जब मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ, पूरे देश की हम वो बात कर रहे हैं, तो उन लोगों को अभी मैं आपको अगर आप यूपी की बेल्ट में जब जाते हैं अलीगढ़ से आगे, इटावा, अलीगढ़, मैनपुरी, वो चला जाते हैं, जी बिल्कुल, ये बेल्ट है आलू की। जी, किसान को यही नहीं पता कि खाने वाला आलू कौन सा है और बोने वाला आलू कौन सा है। अब उसी को खा रहा है, उसी को बो रहा है, तो वो उगाएगा क्या? जी, जबकि वहीं पे कुछ लोग, कुछ कंपनियों ने एमओयू किया उन किसानों के साथ में कि उसका जो चिप्स वाला आलू है वो बड़ा आलू होता है जी। अगर उसी का चिप्स वाली कंपनी उनके साथ एमओयू करे तो उनका आमदनी बढ़ी है। और किसान को तब तक फायदा नहीं होगा, किसान हमेशा तब तक घाटे में रहेगा, तब तक वो अपनी फसल का प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। और एफपीओ एक फार्मर प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन जो खुले थे पूरे देश के अंदर, जो एफपीओ बनाई थी 10,000, उसका मकसद ये था कि किसान
किसान जो है अपनी जो फसल है उसका कुछ भी प्रोडक्शन बनाए, जैसे भाई दूध है, खाली दूध ही देंगे उसका रेट कुछ और है, अगर उसमें पनीर निकालेंगे, घी निकालेंगे, अगर मक्खन वो निकालेंगे तो उसका रेट कुछ अलग बढ़ जाता है। उसी तरह आप अभी सरसों खाली करें, अगर सरसों का आप तेल निकालें, ओरिजिनल तेल निकालें तो उसका रेट कुछ और है, तो और वो किसान आराम से कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह की सरकार ने एफपीओ के माध्यम से उनको पैसा भी देने की बात की, और उसको इसलिए हमने सरकार ने था कि एफपीओ के माध्यम से सरकार सभी किसानों को जोड़ेगी। और अब दोबारा मैं आपको बताऊं, अब कोऑपरेटिव के माध्यम से हर गांव तक हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटियां पहुंच रही हैं। नई कोऑपरेटिव सोसाइटियां जो बन रही हैं उससे हर गांव पर देश के प्रत्येक गांव को जोड़ा जा रहा है, और कोऑपरेटिव के माध्यम से किसान उसका लाभ लेगा और वो अपने प्रोडक्ट भी बनाएगा और अपनी फसल को भी हम उसके साथ कोऑपरेटिव के साथ जोड़ रहे हैं। जी सर, मैं आपकी हर बात के साथ सहमत हूँ, लेकिन मैं पूछना ये चाह रही हूँ, किसान इस चीज़ों से सहमत क्यों नहीं होते? इन फैसलों से किसान एग्री क्यों नहीं करते? 100% तो मैं आपको बता देता हूँ, आपके परिवार में भी आपकी राय से, अगर मेरे परिवार की मैं बात करूँ, हर किसी का व्यक्तिगत कई चीज़ें ऐसी हैं। जब कंप्यूटर आया तो कुछ लोगों ने विरोध किया था, मुझे लालू जी का आज भी ध्यान है, वो कहते थे नौकरियां खत्म हो जाएंगी, नौकरियां। आज क्या आज कंप्यूटर के बगैर आप रह सकते हैं या देश आगे बढ़ सकता है? बिल्कुल। तो कुछ चीजें ऐसी, हर आदमी उससे सहमत नहीं होता, लेकिन कुछ बरगलाया जाता है किसानों को, लेकिन उसका लाभ निश्चित तौर पे होता है। वो आपको जब दिखाई देता है तो किसान तभी उस पक्ष में चल पड़ता है। सर, जब आप पहले डिजिटल किसान इंडिया से जुड़े हुए थे, पहले उसमें काम करते थे, तो अब तो चलो हम लोग मॉडर्न हो गए, डिजिटल का ज़माना है, लेकिन अब से 10 साल पहले, 15 साल पहले वो डिजिटल और किसानों का आपस में तालमेल ये कुछ समझ में नहीं आया। वो आपने किस तरीके से उसको मर्ज कर दिया? ये एक्चुअली क्या है, 2016 में हमने एक मैगजीन डिजिटल किसान इंडिया पे निकाली थी जी, कि किसानों के लिए 2 साल बेमिसाल। उस टाइम बहुत योजनाएं सरकार ने किसानों के लिए लेके आई जी। तो उस टाइम डिजिटल किसान इंडिया जब ये वर्ड हमने लिया और देश को डिजिटल की तरफ कुछ सरकार की योजनाएं आ रही थी जी, तो जब मैं किसी भी गांव में जाता था, किसानों के प्रोग्राम में जाता था, तो सच पूछो तो कई बार किसान हंसते थे जी, कहते थे डिजिटल किसान इंडिया, बोला ये क्या है यार, किसान तो डिजिटल हो ही नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस टाइम हमें भी सुनने को मिलता था कि डिजिटल और किसान का तो कोई वो नहीं है, तालमेल ही नहीं, तालमेल नहीं जी। लेकिन सरकार की सोच और हम लोगों की सोच एक इस तरह से थी कि आज भी जी इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मात्र 5% 10% है जी। छोटे छोटे कंट्री आपके आसपास में जो है, आप श्रीलंका देख लीजिए, आपका थाईलैंड देख लीजिए, इनके अंदर आपको खुले में कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। हर चीज जो मिलेगी वो पैकिंग में मिलेगी, और वो जो कटिंग करते हैं या उनकी जो स्टोरेज है या उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमारे से बहुत आगे है, जबकि वो कंट्री हमारे एक स्टेट की जनसंख्या के मुकाबले नहीं है। बिल्कुल। लेकिन उनका इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे से, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर 50 और 60% के करीब है और हमारा 10% इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो डिजिटल तो तभी है ना, तब अगर किसान, जैसे आज एक सरकार की योजना जो आई थी गन्नौर में जो मंडी बन रही है, वो उद्देश्य जब वो स्टार्ट की तो उसका उद्देश्य यही है, अब स्टार्ट हो जाएगी आने वाले टाइम में वो भी, कि किसान अपने खेत से जो उसका एसी की गाड़ी जाए मंडी की, और उसकी जो सब्जी है या उसका जो फ्रूट है वो किसान एसी की गाड़ी में बैठ के आए और सीधा किसान की वहाँ आपका उसका तोलने का जो उस पे अपना अब कितना तोल हुआ है कांटे पे वो करवा के और सीधा एसी के रूम में बैठे और वहाँ उसको उसकी रिसिप्ट मिल जाए और उसकी पेमेंट भी वहीं पे हो जाएगी। तो इस तरह की जो ये योजनाएं थी, तो ये उस टाइम नजर नहीं आता था, लेकिन डिजिटल जो हमारा उद्देश्य था, जो हमारी सोच थी, वो आज कहीं ना कहीं इससे लोग सहमत हैं कि हाँ, अब जो जिस तरह से सरकार की योजनाओं के से आज जो देश में जो चेंजिंग आ रहा है, या किसान जो हाईटेक खेती कर रहा है, अब बहुत से
बच्चे नए बच्चे कुछ अपनी नौकरियां छोड़ के, पैकेज छोड़ के और आपके साथ हाईटेक खेतियां कर रहे हैं जी। तो वो जो है सरकार का सपना है, हमारा सपना वही है कि किसान पूरी तरह से हाईटेक हो। अब मैं आपको एक उसका उदाहरण देता हूँ। हमारी इजराइल की एक कंपनी थी जो अभी देश में काम कर रही है और वो डेयरी फार्मिंग पे कर रही है जी। हमारे यहाँ अगर 10 अगर आप गायें, देहात में हम 10 गाय या 10 भैंस अगर हम रख लें तो मुझे लगता है पूरा परिवार, कोई कितने परिवार उसके लिए चाहिए। एक उसकी देख रेख के लिए चाहिए, एक उसके लिए चारा ला रहा है, एक उसको खेत में लेके जा रहा है, एक कहीं डॉक्टर वगैरह को दे रहा है, तो पूरा परिवार उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। लेकिन इजराइल की जो टेक्नोलॉजी है वो इस तरह की है, आपकी 100 गायें भी हैं, 100 गाय पे उन्होंने चिप लगा दी, उनकी एक चिप लगी है और आपके मोबाइल पे उसका अपडेट है 100 की 100 गाय का। उसने कितना खाया, कितना दूध दिया, कितनी देर बैठी, तो वो पूरा का पूरा, अगर वो उसको जैसे ही अगर उसने चारा सपोज करो कम खाया तो 2 गाय ने चारा कम खाया तो उसका आपका अपडेट आ जाएगा येलो पे, आपको उसका जो अपडेट है फोन पे आ जाएगा येलो पे कि इसको देखने की जरूरत है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन जैसे ही रेड पे आए तो आपको तुरंत डॉक्टर को कॉल करना, आप कहीं भी बैठे हैं, डॉक्टर को कॉल करना है कि सर 95 नंबर की गाय को देखिए। तो सिर्फ 95 को देखना, बाकी किसी को नहीं देखना, क्योंकि उस पर रेड आ चुका है। अगर वो उसके बाद दूध रिकवर नहीं कर रही या जो भी प्रॉब्लम है तो वो आपको दिखाता है। तो एक आदमी पूरे सेटअप को, मेरी गाय कहाँ चल रही है, कहाँ जा रही है, वो पूरा का पूरा एक व्यक्ति देख सकता है। और दूध के लिए जब वो अपना उस पर आती है, अपना जब दूध निकालने का टाइम है तो उनके पूरा डेयरी फार्मिंग का ऐसा सिस्टम है, हाथ वगैरह कहीं नहीं लगाना पड़ता, मशीनों के थ्रू वो दूध सीधा उनके ड्रम में जाता है, वहाँ स्टोरेज में जाता है, वहाँ पैकिंग होके बाहर निकल जाता है, उसमें हाथ लगाने की कहीं कोई जरूरत नहीं। तो वो उस तरह का किसान, उस तरह की टेक्नोलॉजी जब तक हमारे यहाँ नहीं आएगी तब तक किसानों को उसका पूरा लाभ नहीं मिलेगा। और अब ये है कि ग्रुप में जो किसान खेती करेंगे या कुल मिला के कोई अपना इकट्ठे कोई कंपनी बना के या कुछ किसान मिल के किसी कंपनी से MOU करके खेती करेंगे तो उसका निश्चित लाभ होगा। और डिजिटलीकरण के आने वाला टाइम जो है, ये नॉर्मल हम जो परंपरागत खेती कर रहे थे, परंपरागत खेती में बहुत समस्याएं रही जी। परंपरागत खेती जब हम कर रहे थे तो हमारे परिवार तो बढ़ गए। एक ही परिवार में पहले अगर आपके पास 10 एकड़ जमीन थी जी, तो और उसमें 3 भाई है तो 3-3 एकड़ जमीन बट गई जी। पहले एक ट्रैक्टर से काम होता था 10 एकड़ में, वही अब हो गया 3 ट्रैक्टर में। आमदनी 10 एकड़ ने उतनी देनी जो पहले दे रही थी, लेकिन 3 एकड़ बटने की वजह से घर में ट्रैक्टर 3 हो गए, बाकी जो एग्रीकल्चर का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो 3 हिस्सों में बट गया, लेकिन आमदनी तो वही रही ना जो पहले आपकी 10 होती। तो जब आपके खर्चे बढ़ गए तो आमदनी भी आपकी घट गई, यानी कि जोत जो जितनी छोटी हो गई किसान उतना ही घाटे में चलता चला गया। जिसके पास जोत बड़ी है, तो इसीलिए सरकार की भी यही योजना थी कि जोत जो है इकट्ठा किसानों के साथ MOU हो और किसान इकट्ठा खेती करेंगे तो उसको लाभ मिलेगा। आपने कश्मीर से लेके अंडमान निकोबार तक काम किया, उसमें जब आप ये काम करते थे तो आपका एक्सपीरियंस ऐसा रहा या कुछ ऐसी वहाँ घटना घटी हो जो आपके लिए अनएक्सपेक्टेड हो? 2-3 स्टेटों में हम जितना सोच भी नहीं सकते थे। हमारे जब प्रोग्राम चल रहे थे भारत सरकार के साथ, सेफ यूज ऑफ पेस्टिसाइड जी, क्योंकि सेफ यूज ऑफ पेस्टिसाइड इसलिए कि अब किसानों को पहले तो यही नहीं पता कि मुझे खेत में पेस्टिसाइड कितना डालना है। सिर्फ एक ही चीज़ आती है जब है कि फलाने मेरे साथ वाले किसान ने आधा कट्टा डाला तो मैं पौना कट्टा डाल देता हूँ, लेकिन वो जहर को, अपनी ज़मीन को जहर बनाते जा रहे हैं और जिससे कैंसर जो है वो सबसे ज़्यादा होता जा रहा है। और आपके पंजाब में तो ये लोगों कैंसर की ट्रेन चलानी पड़ी जी। तो उस पे सेफ यूज ऑफ पेस्टिसाइड पे हम प्रोग्राम कर रहे थे कि किसानों को वाकई में कितना पेस्टिसाइड खेत में डालना चाहिए, ना कि किसी की साथ में देख के कि कितना डाल दे, वो कितना डाल रहा तो मैं उतना डालूं। तो जब मेरा एक प्रोग्राम था कश्मीर के अंदर, अभी धारा 370 हटने के बाद जी। कश्मीर में क्योंकि कश्मीर का पूरा जो अर्थव्यवस्था है वो एग्रीकल्चर के ऊपर है और कश्मीर को प्रकृति ने बहुत कुछ दिया है।
तो जब हम प्रोग्राम करने लगे तो हमें सिक्योरिटी तौर पे बताया गया कि सर आप यहाँ से दूसरे कुपवाड़ा या बड़गांव या उधर बारामूला वगैरह, क्योंकि बारामूला में ही मंडी है एप्पल मंडी, कि सर आप वहाँ नहीं करके सेफ उसके अनुसार, क्योंकि उसमें बड़े अधिकारियों का भी आना होता है, तो सर उसको आप कश्मीर श्रीनगर में ही करना पड़ेगा। तो हम थे भी श्रीनगर में तो किसान है नहीं, क्योंकि श्रीनगर में तो ज़्यादातर शॉल बनाने वाले या ड्राई फ्रूट बेचने वाले या वो लोग हैं, तो वो हमारे लिए हमारे प्रोग्राम के लिए आएंगे क्यों। तो यूनिवर्सिटी में हमारा वहाँ की जो शेर हिंद यूनिवर्सिटी है, तो उसमें हमने ये प्रोग्राम किया। और उस टाइम रोजे भी थे। रोजे में पूरी मार्केट कश्मीर की बंद हो जाती है। अगर आप रोजे में जाएंगे तो मान के चलो पूरी मार्केट बंद हो जाती है, वहाँ कोई व्यक्ति काम नहीं करता। हमने जितना एक्सेप्ट किया, हमने जो सोचा था उसके अकॉर्डिंग 450 किसान यूनिवर्सिटी के अंदर आए, और वो कम से कम 100 किलोमीटर के एरिया से थे जी। और दोपहर की नमाज के टाइम भी हमने ये देखा कि नमाज के टाइम भी उन लोगों ने कहा नहीं सर आप हमें पूरे डिटेल में बताइए। और उन किसानों ने पूरा का पूरा उसका सरकार की क्या योजनाएं हैं, किस तरह से हम काम कर रही है, यूनिवर्सिटी की उसमें क्या भागीदारी है, पेस्टिसाइड के ऊपर हम क्या काम कर रहे हैं, वो जो हमने कभी वो नहीं सोचा था उस तरह का प्रोग्राम हुआ। बिल्कुल मतलब जो हमारा प्रोग्राम था राष्ट्रीय गान से स्टार्ट होके सभी लोगों ने राष्ट्रीय गान से स्टार्ट किया। वो हमारे लिए एक अनमोल पल था, जिसमें जो हमने कभी नहीं सोचा था कि धारा 300 लोग पहले सुनते थे, लोग हाँ ये नहीं होता वो नहीं होता, लेकिन वो एक अलग था। दूसरा एक वाकया है त्रिपुरा के अंदर एक एरिया है ढलाई एरिया, जो है देश का सबसे पिछड़ा हुआ एरिया है ढलाई बिल्कुल बर्मा के साथ में आ जाता है और आदिवासी एरिया है। उस आदिवासी एरिया के अंदर भी मतलब ऐसा एरिया, उसके अंदर ना कोई होटल है ना कोई कुछ है। अगरतला हम आने के बाद अगरतला में एयरपोर्ट है, अगरतला से भी आप 200 किलोमीटर आगे चले जाइए तो वहाँ हमारे लिए रहने की कोई व्यवस्था नहीं, खाने की कोई व्यवस्था नहीं, वहाँ कोई होटल नहीं, कुछ नहीं है। तो यार ये तो बहुत पिछड़ा हुआ एरिया है। और जब प्रोग्राम किया वहाँ हमने जिला परिषद का एक उनका ऑफिस था, तो उस ऑफिस में जब हमने उसको प्रोग्राम को किया और कुछ लोग जो दिल्ली के हमारे एक CMD थे केमिकल फर्टिलाइजर मिनिस्ट्रीज के, वो उसमें ऑनलाइन रहे, पुरुषोत्तम रूपाला जी भी उसमें रहे। जब वो प्रोग्राम किया तो उन किसानों के इतने सवाल जवाब जो पूरे देश में हमारे से कभी नहीं हुए, वो हमें उस देश के सबसे पिछड़े एरिया में हमारे सामने आए। हमारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने खुद माना कि सर इतना तो हमारे साथ कभी नहीं हुआ भाई, इतना जागरूक किसान, और वो भी देश के सबसे पिछड़े एरिया का, जो देश में जहाँ लोगों को यही भी नहीं पता ढलाई है कहाँ। तो वो भी एक हमारे लिए अनमोल पल था। तीसरा एक हुआ, अभी मैं पीछे त्रिपुरा में था, वहाँ मुझे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने एज ए गेस्ट बुलाया था कि हम ऑर्गेनिक पे कैसे काम कर सकते हैं और वहाँ स्टोरेज पे हम कैसे काम कर सकते हैं। तो जब हमारी वहाँ के डायरेक्टर जवाहर शाह जी से इस विषय पे जब बात चल रही थी, तो मुझे गवर्नर, वहाँ हमारे गवर्नर है इंदर सेन रेड्डी, वहाँ से हमारा अपॉइंटमेंट फिक्स हुआ। उन्होंने कहा मुकेश जी आप सुबह आ जाइए। तो मैं वहाँ पे 11 बजे हम गवर्नर साहब से मेरी बात हुई। गवर्नर साहब से उससे पहले हमारा जब वो प्रदेश अध्यक्ष भी रहे तमिलनाडु के और इसके आंध्रा के, तो हमारी उससे पहले कोई मुलाकात इस तरह की नहीं हुई। लेकिन एग्रीकल्चर के विषय पे और नॉर्थ ईस्ट के विषय पे उनका इतनी डीपली नॉलेज, उन्होंने इतने सवाल जवाब इतनी गहराई से मुझसे पूछा। वहाँ अगरतला जो है, आपको बताता हूँ, अगर एक लकड़ी है जी, बिल्कुल, अगर देश की चंदन से भी महंगी है, अगर से सब तरह के इत्र, ये सब तरह की खुशबू की तो अगर से बनती है। अगर की लकड़ी इतना
इतनी महंगी होने के बावजूद भी अगर पे हम कैसे काम करें, वो गवर्नर साहब ने उसके बारे में बहुत बिल्कुल ब्रीफली, बिल्कुल बारीकी से किसानों के लिए हम कितना कर सकते हैं, यहाँ के किसानों के लिए क्या हो सकता है, क्या है, तो इतना डीपली मतलब उन्होंने कुछ चीज़ें मुझे बताई, कुछ उन्होंने मुझसे पूछी। हमारा बहुत मतलब वो विषय जो है, मेरा आज तक किसी गवर्नर के साथ में, देश के बहुत गवर्नर के साथ मैंने काम किया है, तो लेकिन उनके साथ इतना डीपली नॉलेज। फिर मैंने जब हमारी मीटिंग खत्म हो गई, मैं डिपार्टमेंट के उसमें आया, तो डिपार्टमेंट में भी मेरी वहाँ हॉर्टिकल्चर के डायरेक्टर से और उनसे जब बात हुई, नेक्स्ट डे मीटिंग हुई, उन्होंने कहा सर हम तो डरते हैं कि हमें गवर्नर साहब ना बुला लें, क्योंकि गवर्नर साहब को इतनी डीपली नॉलेज है एग्रीकल्चर की, वो नॉर्थ ईस्ट के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में, ऑर्गेनिक के बारे में इतना डीपली जानते हैं कि ऐसा कई बार हमें लगता है कि कोई विषय का उनको पता है लेकिन हमें पता नहीं, तो वो भी जाने से उस गवर्नर साहब के पास डरते थे। तो ऐसे व्यक्ति भी अगर देश में जब इस तरह के मेन जो डिसीजन मेकर जगह पहुंचते हैं, तो वो निश्चित तौर पे वहाँ पे किसानों के लिए बहुत लाभकारी होते हैं। और अगर की लकड़ी का मतलब कुछ लोगों को ये नहीं पता कि भाई अगर की लकड़ी का हम प्रोसेस किस तरह से कर सकते हैं और अगर की लकड़ी को हम किस तरह से बढ़ा सकते हैं। अगर की लकड़ी को त्रिपुरा के अंदर उस एरिया के अंदर बढ़ाया जाए तो वहाँ का हर किसान करोड़पति हो सकता है, क्योंकि अगर जो है वो मतलब सबसे महंगी लकड़ी है जी। ये विषय, 3 विषय मेरे लिए बहुत अचंभित रहे पूरे देश के अंदर। सर आप बम्बू मिशन पे काम कर रहे हो, वो क्या चीज़ है? अभी हमने 22 अप्रैल को एक प्रोग्राम रखा था बम्बू मिशन का जी। और अगर आप नेट पे भी सर्च करेंगे बम्बू मिशन इंडिया, तो उसमें सीधा नाम आएगा पासा पटेल जी। पासा पटेल हमारे मित्र रहे हैं, हमारे साथ एग्रीकल्चर में काम किया है और अभी सरकार में, महाराष्ट्र सरकार में मिनिस्टर जी। उनका एक मेन विषय हम लेके चले थे कि आप पूरा देश जो है एक चीज में लग रहा है, हम पैसा इतना कमा लें, हम ये कर लें, हम वो कर लें, ये कर लें, लेकिन देश का क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है, जो गर्मी जो बढ़ रही है, अभी पिछली बार आपने देखा होगा 49-50 के करीब टेम्परेचर पहुंच गया था। और इस बार देश की जितनी भी एजेंसी, रिसर्च एजेंसियां, उन्होंने कहा है कि 52, 53, 54 तक भी नॉर्मल टेम्परेचर जा सकता है। अगर 54 टेम्परेचर चला गया तो आप अपने बेटे के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ भी कमाइए, जब वो बच्चे ही नहीं रहेंगे, आप ही नहीं रहेंगे, तो किस काम का। तो टेम्परेचर को मेंटेन करना देश के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से टेम्परेचर बढ़ रहा है, आने वाले टाइम में दुनिया ही खत्म हो जाएगी। तो इस विषय पे जब हम बम्बू मिशन में काम कर रहे थे, तो यही मिशन अमित शाह जी से जब विस्तार से चर्चा हुई, तो महाराष्ट्र में ये इस पे प्रोजेक्ट चला हुआ है कि हम 7,000 रुपये किसानों को देते हैं और बम्बू मिशन पे काम कर रहे हैं। गडकरी जी ने और माननीय मोदी जी ने, पहले ये पेड़ में था, तो पेड़ को आप काट नहीं सकते, तो बम्बू एक पेड़ था तो काट नहीं सकते, तो उसको हम घास फूस में लेके आए, तो उससे अब बम्बू से बहुत आपकी चीजें बनने लगी। आप अचंभित होंगे, देश क्या दुनिया का सबसे मतलब खूबसूरत होटल का जो अवार्ड मिला है हिल्टन होटल को, हिल्टन होटल के रूम जो है बम्बू से बने हैं, उसको अवार्ड मिला है। और यूएई में अभी पीछे जब गेम थे वहाँ पे, तो वहाँ खिलाड़ी टेम्परेचर से तंग, उन्हें ये लगा कि टेम्परेचर, वहाँ की सरकार को ये लगा कि यहाँ का टेम्परेचर वहाँ के खिलाड़ी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे जो दूसरे देशों से आएंगे। तो हमारी महाराष्ट्र से और हमारे देश से हमारी टीमें गई, जो वहाँ पे उन्होंने रूम बनाए, बम्बू के, बांस के जो रूम बनाए, उसका टेम्परेचर 4 से 5 टेम्परेचर कम है, और इतने खूबसूरत उनके जो रूम बने। बम्बू से अभी बहुत चीज़ें हम करने जा रहे हैं कि उस मिशन को पूरे देश में लेके जाए। उस दिन अमित शाह जी को आना था, लेकिन पहलगांव वाला वो ट्रेजेडी होने की वजह से, वो इतनी बड़ी ट्रेजेडी होने की वजह से उसमें वो शामिल नहीं हो पाए, और उस प्रोग्राम को हमने वही स्थगित करना पड़ा। लेकिन दोबारा हम उस मिशन पे चल रहे हैं। और आप बम्बू से चश्मा बनता है, बम्बू से घड़ी का ब्रेसलेट बनता है। अब आप ये कहेंगे यहाँ मेरी एक जुराब है, ये जुराब आप बम्बू की है, ये बम्बू से बनी हुई है। तो
किसानों को अभी बम्बू का पता नहीं, बम्बू से मेथनॉल बनता है, मेथनॉल, जबकि उसको लगाने का खर्चा, उसकी जो रूट है वो आपको एक बार लगाइए, वो उसकी 3 रूट आते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो फर्स्ट को जब आप नेक्स्ट ईयर में जब फर्स्ट को काटने लगे थे, उससे नेक्स्ट सेकंड, उसके बाद थर्ड, एक बार लगाने के बाद आप उसके आपकी आय कंटिन्यूसली है। तो उसमें भाई हमारे यहाँ अलग अलग स्टेटों में कल्चर अलग है, तो उसमें हम भाई हरियाणा में जब जो हम पेड़, हमारे खेत की जो बाउंड्री है जिसको हम डोड़ा बोलते हैं, तो उसके चारों तरफ उगा सकते हैं। बम्बू जो है यमुना के साथ साथ, यमुना में जो है आज पूरी जो हमारी यमुना मैया है, यमुना मैया में जितने भी किसानों का जो जमीन है वो आपकी वो खेती तो करते हैं, लेकिन वो एक्वायरमेंट या वो नहीं खेती करते हैं। जब जमुना इधर आ जाती है तो इधर का किसान चला जाता है, उधर का है तो उधर चला जाता है। तो उस अगर बम्बू की खेती जैसे यमुना का किसान करे तो उन्हें लाभ ही लाभ है, उसको नुकसान है ही नहीं उसमें किसी तरह से। और वो यमुना को भी साफ करने में भी मदद करती है। और बम्बू का पासा पटेल जी ने इस तरह का उसका एक प्रोजेक्ट बनाया है कि अभी NTPC उसको MOU करेगी किसानों से, मेथनॉल, उससे मेथनॉल कंपनियां, उससे इथेनॉल की जो कंपनियां वो आपको उससे MOU करेंगी। और स्टील में भी अब बांस का यूज होने लगा, वो कंपनियां MOU करेंगी। और किसान जब इसकी खेती करेगा तो उससे टेम्परेचर भी आपका, क्योंकि फिर आपका पेड़ नहीं कटेगा, आपका हर चीज़ अगर जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो आप चाहे आपका घर बनाना है या आपका कोई फर्नीचर बनना है या आपका, इन्हीं चीज़ों तो लकड़ी का यूज होता है। अगर हम उसको सारा जो हमारी रिक्वायरमेंट बम्बू से अगर पूरी हो जाए तो हम उसको पेड़ को काटना बंद कर देंगे, और पेड़ को काटना बंद कर देंगे तो प्रकृति का टेम्परेचर आपका मेंटेन रहेगा। तो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए बम्बू मिशन पूरे देश में बहुत जरूरी है, और उसके लिए हम भी लगे हैं, और सरकार की भी योजना है आने वाले टाइम में उसको किसानों के साथ MOU भी होंगे, और वो महाराष्ट्र का जो मॉडल है पूरे देश में जाएगा। जी सर, डिजिटल एग्री न्यूज़ मैगजीन जो है वो और किस किस गवर्नमेंट की किन किन एजेंसियों के साथ काम कर रही है? क्या गवर्नमेंट के अलावा किसान संस्थाएं और हैं गवर्नमेंट के अलावा, तो उनके साथ भी क्या काम कर रही है? हमारे जितने भी किसान संगठन हैं, किसान संगठनों के साथ हम हर विषय पे बात करते हैं कि किस विषय पे हम क्या कर सकते हैं जी। और बाकी जैसे मैंने बताया सेफ यूज ऑफ पेस्टिसाइड पे, ऑर्गेनिक खेती पे, ऑर्गेनिक इस पे अभी हमने जब उस टाइम कैलाश चौधरी जी केंद्रीय राज्य मंत्री थे जी, तो जब हमने उनसे ये विषय रखा कि सर ऑर्गेनिक में जो है कि अभी ऑर्गेनिक की लैब नहीं है और तो कैसे किए, तो उन्होंने ऑर्गेनिक लैब के लिए और यूनिवर्सिटी के लिए भी कुछ परसेंटेज एरिया ऑर्गेनिक में हमारे जो स्टूडेंट उनको सिखाने के लिए उसको रिजर्व किया जी। तो जितने भी संगठन, जितने भी संस्थाएं हैं सरकार की और अलग भी जो किसान हितैषी किसानों के लिए काम करते हैं, उनके साथ सबके साथ हम पूरे देश में काम करते हैं। जी सर, जैसे जब पहले टाइम था तो सब जितने भी यंग थे, जितने भी यंगस्टर बोल सकते हैं हम लोग, सब एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे। लेकिन आज किसी के पास 10 एकड़ है, 15 एकड़ है, तो वो भी अपनी एग्रीकल्चर लैंड छोड़ के फॉरेन जा रहा है। इसका क्या रीज़न है? मैंने बताया ना आपको, जो जब तक हमारी खेती की जोत जो हो छोटी होती चली गई तो उसमें हमें नुकसान होता चला गया। और ऋषि और कृषि ही हमारी जो देश की जो पहचान थी वो ऋषि और कृषि थी, क्योंकि ऋषियों से ही कृषि का स्टार्टिंग हुआ है। चाहे हम अगर रामायण में पढ़ते हैं जी, तो माता सीता जो है वो हल चलाते हुए ही मिली थी जी। तो ऋषियों से ही कृषि का होता चला गया। आज का जो युवा है वो ना तो इतनी मेहनत कर पा रहा, और जैसे जैसे जो छोटी हो रही है तो वो अपनी एग्रीकल्चर में ना जाके दूसरे यहाँ नौकरी करना ज़्यादा पसंद करता है जी। लेकिन अब जैसे मैंने बताया हाईटेक जो डिजिटल की तरफ जैसे ही हमारा एग्रीकल्चर का सेटअप जो मुड़ रहा है, एग्रीकल्चर में जो अभी लोग एग्रीकल्चर डिजिटल जो खेती करने लगे, तो उससे कहीं ना कहीं
इसको लाभ मिल रहा है। और कुछ अपन जो साइंटिस्ट हैं, अब जितने भी आपको वेल एजुकेटेड लोग एग्रीकल्चर के सेक्टर में आ रहे हैं, चाहे डेयरी फार्मिंग हो, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, और वो जो है इसमें अब काम करने के लिए आ रहे हैं। और अभी कोई भी एक चीज मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, देश में अगर आज आप कोई भी बिजनेस करेंगे जी, तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आप कंपटीशन में आएंगे। कंपटीशन में क्या आएंगे? अगर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर आप 70%, 80%, 90% है, तो आपके पास स्कोप एक बड़ी कंपनियों के सामने स्कोप बहुत कम है जी। लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर एक ऐसा बिजनेस है आज के दिन, या एग्रीकल्चर सेक्टर एक ऐसा है जो जिसमें अभी 10% ही इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया के पास में, 90% अभी स्पेस बहुत खाली है। और 90% स्पेस को भरने के लिए अभी हमारे पास बहुत सी योजनाएं हैं, बहुत सी चीजें हैं, और हर यूथ भी उसके अंदर काम करके अपना लाभ कमा सकता है और देश की अर्थव्यवस्था में बड़ी भागीदारी दे सकता है। सर, अगर हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था की, पहले एग्रीकल्चर की बहुत ज़्यादा उसमें इन्वॉल्वमेंट थी अर्थव्यवस्था में, तो अब तो एग्रीकल्चर ही कम होती जा रही है और इंडस्ट्रियल एरिया बढ़ता जा रहा है। देश की ये हम कहीं ना कहीं सरकारों को या इस सरकार को हमने ये विषय रखा है कि जो अर्थव्यवस्था का जो लोग अर्थव्यवस्था का सेटअप बनाते हैं जी, आज भी अगर एग्रीकल्चर देश का खत्म हो जाए तो अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी जी। देश की अर्थव्यवस्था में कृषि की भागीदारी सबसे ज्यादा है, लेकिन हम खाली एग्रीकल्चर सेक्टर को देखते हैं, लेकिन आप उसको नहीं देखते। एक किसान जब एग्रीकल्चर वो ले रहा है तो वो टैक्स भी दे रहा है जी, वो ट्रैक्टर खरीद रहा है तो टैक्स दे रहा है जी। अगर उस एक किसान का अगर आज कश्मीर से सेब लेके और कोई ट्रक अगर बॉम्बे जा रहा है, पुणे जा रहा है, तो वो जो ट्रांसपोर्टेशन है वो अर्थव्यवस्था भी एग्रीकल्चर की भागीदारी में होनी चाहिए ना जी। तो जिन लोगों ने जो अर्थव्यवस्था का जो हमने एक स्लैब बनाया है, उस स्लैब में हम उस सेटअप को नहीं देखते। आज अगर हम पेट्रोल अगर किसान खेती में पेट्रोल को डीजल को यूज कर रहा है, डीजल का भाई पूरे देश में डीजल यूज हो रहा है, ट्रैक्टर में भी हो रहा है, आपका इंजन में भी हो रहा है, सब चीज़ों में हो रहा है, और किसान अपना सामान को भी इधर उधर ढो रहा है, तो उस अर्थव्यवस्था को कहीं नहीं गिना जाता जी। तो ये जो सेक्टर हैं आज एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी, अगर आज हमारी एप्पल है, आज हमारे टमाटर है, या आज हमारे मसाले हैं, अगर एक्सपोर्ट किसान के थ्रू वाया कंपनी के माध्यम से, किसान के माध्यम से एक्सपोर्ट हो रहे हैं, तो उसमें भी हमारी भागीदारी है जी। तो किसान अगर ये भागीदारी को कहीं गिना नहीं जाता, खाली हम उस अर्थव्यवस्था उसको गिन लेते हैं जो एक खाली किसान बेचता है और मंडी में तक पहुंचाता है, उस अर्थव्यवस्था को। लेकिन ये कहीं ना कहीं हमें समझना पड़ेगा, ये बड़ा गंभीर विषय है कि देश की जो ये अर्थव्यवस्था है, इसमें किसानों की भागीदारी सबसे ज्यादा है, और देश का अगर किसान एग्रीकल्चर सेक्टर अगर कहीं फ्लॉप होता है तो देश की अर्थव्यवस्था पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा जी। अभिषेक सर जी, आपको भी नमस्कार और आपका भी हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। अभिषेक जी, जैसे कि आप डिजिटल एग्री न्यूज़ मैगजीन के सीईओ भी हैं, तो आप सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि आपकी मुलाकात मुकेश जी के साथ कहाँ पे हुई? एक्चुअली मुकेश जी से मैं 2020 में मिला था, जब मेरा मास्टर्स इन एग्रीकल्चर का कंप्लीट हुआ था जी। तो उसके बाद मुझे ऐसा था कि मुझे कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज लेनी थी जी, मुझे और चीज़ें देखनी थी एग्रीकल्चर में, कैसे अपने आप को और इनहेंस करूं जी। तो बुक्स में जो पढ़ा था वो एवरीथिंग इज मतलब लाइक ए थ्योरेटिकल कांसेप्ट जी। सो मुकेश जी के एक सेफ यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड का एक प्रोग्राम था, तो हम उसमें मिले जी। तो उसके बाद फिर हमारा थोड़ा सिलसिला आगे स्टार्ट हुआ जी। तो उसके बाद हमने अप्रोक्सीमेट 12 स्टेट में काम करा, जिसमें हर एक एस्पेक्ट्स मतलब हमने एग्रीकल्चर के कवर करने की कोशिश करी। डिफरेंट प्रोग्राम हमने स्टार्ट किए कि हम कैसे सेफ यूज ऑफ पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो एवरीथिंग बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस उनके साथ। एंड एक एनर्जेटिक जो मुकेश नरवाल जी की जो एक इमेज है कि हाँ इस तरीके से वो काम करते हैं, तो उनके साथ और अच्छा अपने को काम करने को लगा।
तो बस इसी एनर्जी के साथ आज हमें 5 साल हो गए काम करते हुए साथ में। तो पिछले 5 साल से मैं क्रॉप प्रोटेक्शन में ही कार्यरत हूँ जी। तो ओवरऑल अभी मैं 4 स्टेटें देखता हूँ इसी में जी। तो आपका एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट जो बना, आप स्टडी करते थे उस वजह से बना, या फिर आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, सोचने का तरीका, वो किसानी को लेके तब चेंज हुआ जब आप मुकेश नरवाल जी से मिले? नहीं, एक्चुअली मैंने 2012 या 13 में मैंने सोचा कि मुझे अपना करियर किस चीज़ में आगे लेके जी। तो उस टाइम या तो मेरे पास CSC ऑप्शन थी, या इधर मुझे कंप्यूटर साइंस में करना पड़ता या मुझे मतलब एग्रीकल्चर में करना पड़ा। तो मैंने एग्रीकल्चर चूज करा कि एक ब्रॉड कंसेप्ट है एंड अपने आप को मतलब कैसे हम देख सकते हैं आगे जी। तो उस तरीके से मतलब करते गए आगे हम। तो मास्टर्स कंप्लीट हुआ तो ये पता नहीं था कि जाना कहाँ पे, अब मतलब जो एक जर्नी थी वो कंप्लीट हो गई थी। तो उसके बाद जैसे ही मतलब भगवान की दया से मुकेश जी से बात हुई और उसी के थ्रू हम आगे चले, और इन्होंने भी मतलब छोटे भाई की तरह पूरा सपोर्ट करा जी। जहाँ जहाँ मुझे जरूरत लगी कि किस तरीके से चीज़ों को लेके चलना है, तो उन्होंने भी हर एक चीज़ करी। हमने मतलब हिमाचल से, मैं छोटी सी जगह से आया होगा जी, तो दिल्ली वाले शहर में इन्होंने पूरा एलेबोरेट किया हर एक प्रैक्टिकल नॉलेज की, हाँ कैसे ये चीज़ कैसे होती है। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा जो पिछले उसी की बेसिस पे हम पिछले 5 साल से साथ में जी। सर, आपका तहे दिल से धन्यवाद। आपने इतना कीमती समय हमारे लिए निकाला, हमारे दर्शकों के लिए निकाला। आपने जो हमें नॉलेज दी, हमारे किसानों के लिए नॉलेज दी। होप सो आपकी वो नॉलेज हमारे सबके लिए बहुत ही फायदेमंद है, और आपका एक बार तहे दिल से फिर धन्यवाद करती हूँ सर। जी, जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।